चलिए, ये सीए फाइनल का आरटीपी है, क्वेश्चन नंबर 16, जो कंपोजिशन लेवाई का है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनाया हुआ है और इसमें कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी है। एक बार देखते हैं, पढ़ते हैं आपके साथ। एग्जामिन वेदर द सप्लायर्स आर एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवाई अंडर सेक्शन 10 of the CGST Act in the following independent cases in the beginning of the current financial year। कंपोजिशन लेवाई करने से पहले मैं थोड़ा सा एक बार रिवीजन करवाना चाह रहा हूँ। कंपोजिशन लेवाई में बताइए कौन जा सकता है? कंपोजिशन लेवाई में क्या मैन्युफैक्चरर जा सकता है, ट्रेडर जा सकता है, सर्विस प्रोवाइडर जा सकता है या नहीं जा सकता? जल्दी बताइए, यस और नो। मैन्युफैक्चरर जा सकता है, ट्रेडर जा सकता है और सर्विस प्रोवाइडर भी जा सकता है। लेकिन मैन्युफैक्चरर में 4 प्रोडक्ट ऐसे हैं जहां पर मैन्युफैक्चरर नहीं जा सकता। वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं? कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं? आइसक्रीम, दूसरा पान पराग, एरेटेड वाटर यानी कि सोडा वाटर या कोल्ड ड्रिंक्स, और आखिरी है टोबैको प्रोडक्ट्स। करेक्ट है। सर्विस प्रोवाइडर को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फूड एंड अदर सर्विस प्रोवाइडर। तो ये जो फूड सर्विस प्रोवाइडर, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, इनके लिए जो लिमिट है वो 1.5 करोड़ है। और 8 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर 7 सिस्टर स्टेट्स और एक उत्तराखंड जहां पर लिमिट है 75 लाख। और अदर सर्विस प्रोवाइडर के लिए जो लिमिट है वो है 50 लाख। करेक्ट है। इसके बाद जो मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर हैं वो गुड्स सप्लाई करते हैं, उसके साथ क्या सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते? सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकता है, यस। मैक्सिमम कितना है? 10% ऑफ 5 लाख विच एवर इज हायर। लेकिन जो फूड सप्लायर है, क्या वो फूड के अलावा कोई और सर्विस प्रोवाइड कर सकता है? क्या वो फूड के अलावा कोई और सर्विस प्रोवाइड कर सकता है? नहीं कर सकता। एक्सक्लूसिव फूड सप्लाई करना होगा। अब ये जो है अदर सर्विस प्रोवाइडर, सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A में आएगा। और सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A कहता है अगर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 एप्लीकेबल नहीं है, 2 एप्लीकेबल नहीं है, तो 10(2A) एप्लीकेबल होगा। 10(2A) में गुड्स प्लस सर्विसेज दोनों आ जाएंगे। सही बात है या नहीं है? यस और नो लिख दीजिए। तो जो सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A में जब 10(1) और 10(2) एप्लीकेबल नहीं होगा तो 10(2A) एप्लीकेबल होगा। तो अगर 10(2A) में गुड्स प्लस सर्विसेज दोनों आ जाएंगे, लेकिन लिमिट क्या है? लिमिट इज मैक्सिमम 50 लाख। सही बात है। अब इस पूरे सिस्टम को ध्यान में रखते हुए एक बार हम लोग डिस्कस करते हैं। और रेट है 6%। करेक्ट। आइए, टेक्नोलॉजी इंटरप्राइजेस रजिस्टर इन जालंधर पंजाब। बताइए जालंधर पंजाब में अपर लिमिट क्या है कंपोजिशन लेवाई की? 1.5 करोड़। इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर सिस्टम। ये 1.5 करोड़ कब देखना होता है? करंट फाइनेंशियल ईयर में या प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। इट्स एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज 125 लाख। तो विद इन अपर लिमिट है। टेक्नोलॉजी सप्लाइज द कंप्यूटर सिस्टम मैन्युफैक्चर्ड बाय विद इन द स्टेट ऑफ पंजाब ओनली। With a view to expand its business operations, it will also start providing the repairing services of computer system in the current financial year। बताइए अलाउड है या नहीं है? अलाउड है या नहीं? और अलाउड है तो मैक्सिमम कितना अलाउड है? मैक्सिमम कितना अलाउड है? 12.5 लाख। 10% ऑफ 125 लाख और 5 लाख विच एवर इज हायर। लेकिन खास बात यह है कि 125 लाख प्लस 12.5 लाख, दिस शुड नॉट एक्सीड 150 लाख। करेक्ट है। तो अगर किसी का एग्रीगेट टर्नओवर 140 लाख ऑलरेडी है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में,
अब वो सर्विसेज भी प्रोवाइड करना चाहता है, तो 10% अगर मैं इसका करूंगा तो 14 लाख आ जाएगा। अगर मैं 14 लाख को इसमें जोड़ता हूं तो 150 लाख से ज्यादा हो जाएगा। तो इस लिमिट को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये लिमिट ऐसी होनी चाहिए कि इट शुड नॉट क्रॉस द अपर लिमिट। करेक्ट है? तो ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन चेंज करके अगर पूछे तो ध्यान रखिएगा, आप फंसिएगा मत। 10% ऑफ 5 लाख whichever is higher। आगे बी पार्ट, Messrs Siddharth and Sons registered in Delhi owns a restaurant Tasty Foods with a turnover of 112 lakhs in the preceding financial year. In view of the growing customer demand, it will also start intra-state trading of beverages in Delhi. बताइए अलाउड होगा या नहीं होगा? रेस्टोरेंट चला रहा है, बेवरेजेस मतलब सप्लाई ऑफ गुड्स हो गया, तो फूड सप्लाई के साथ विच इज ए पार्ट ऑफ सर्विस वो गुड सप्लाई नहीं कर सकता, तो इट इज नॉट अलाउड। अलाउड नहीं है। अगर ये करता है तो कंपोजिशन से बाहर आ जाएगा, वो उसको नॉर्मल स्कीम ऑप्ट करना पड़ेगा। अब मैं इसका सॉल्यूशन दिखलाता हूं, वो सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं। देखिए सॉल्यूशन पढ़ते हैं, इन द गिवन केस द टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज लेस देन एलिजिबल लिमिट। ठीक है, द सप्लायर रेस्टोरेंट में है, एलिजिबल है। द सप्लायर वांट्स टू एंगेज इन ट्रेडिंग ऑफ गुड्स which is also an eligible supply under the said composition scheme, thus is eligible for composition scheme under this। तो ये eligible लिख रहा है, which I don't think is correct। हम लोग अपनी किताब दिखलाते हैं और एक्चुअल जो लैंग्वेज है वो दिखलाते हैं। ये लैंग्वेज है सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, provided further that a person who opts to pay tax under clause A, यानी कि manufacturer of goods, B food supply and C trader of goods may supply services, यानी कि ये तीनों सर्विसेज सप्लाई कर सकते हैं। इन कौन सी सर्विसेज सप्लाई नहीं कर सकते हैं? अदर देन फूड। तो हमने ये क्लास में भी डिस्कस किया था इसको, तो मेरे हिसाब से ये आंसर गलत है। सीए वाले अगर आरटीपी में अगर इस तरह से लिख रहे हैं, सीए के अगेंस्ट जाना बहुत बड़ा खतरा है। करेक्ट है? तो ऑब्वियसली हियर देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। नेक्स्ट करें, मैंने आपको रीजनिंग भी बता दी व्हाई देयर इज अ डिफरेंस इन ओपिनियन। सीताराम एसोसिएट्स रजिस्टर्ड इन सिक्किम। बताइए सिक्किम में अपर लिमिट कितनी है? सिक्किम में अपर लिमिट कितनी है? 75 लाख की। इज एंगेज इन रनिंग ए फूड चेन वेज किचन इन द स्टेट। It has turnover of 73 lakh in the preceding financial year. In the current financial year, decides to shut down the food chain owing to huge losses being incurred in the said business. Instead, it will start providing intra-state architect services. बताइए अलाउड या वेज किचन को बंद करके अलाउड होगा? अलाउड होगा, लेकिन जैसे ही आर्किटेक्ट सर्विसेज शुरू करेगा ये सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A में फॉल कर जाएगा, और 10(2A) में जो लिमिट है वो 50 लाख की है, यहाँ पर जो लिमिट है वो कितने की है? 73 लाख की है। तो ऑब्वियसली वो शिफ्ट नहीं कर पाएगा, उसको नॉर्मल स्कीम में ही रहना पड़ेगा। सही बात है या नहीं है? मैं आपको इस तरह से समझा देता हूँ। फाइनेंशियल ईयर 1 में उसका एक किचन चल रहा था जिसमें टर्नओवर ऑलरेडी 73 लाख है, वो इस बीच में बंद करेगा और वो शुरू करेगा इंटीरियर डेकोरेटर। जैसे ही इंटीरियर डेकोरेटर शुरू करेगा तो वो कंपोजिशन से बाहर आ जाएगा, उसको नॉर्मल स्कीम में आना पड़ेगा। ये बंद करेगा, इंटीरियर डेकोरेटर शुरू करेगा, तो इसका लिमिट ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है 50 लाख। सही बात है। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2 में भी वो क्या कंपोजिशन में आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि वो पूरे साल इंटीरियर करेगा। यस और नो? नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। यस कैसे करें? क्योंकि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर ऑलरेडी 73 लाख हो चुका है, तब भी नहीं आ सकता। यहां भी उसको नॉर्मल स्कीम में ही रहना पड़ेगा। अगर वो आना चाहता है तो फाइनेंशियल 3 में चेक करेगा कि इंटीरियर डेकोरेटर से उसका जो बिजनेस है वो 50 लाख तक है, तब वो शिफ्ट कर सकता है, वो भी फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट होने से पहले। आंसर पढ़ें। The turnover limit of being eligible for composition scheme under subsection this is 75 lakh in the preceding financial year. However, a registered person who is exclusively engaged in supplying services other than restaurant services are not eligible for the said composition scheme. अब देखिए ये लाइन
खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है आईसीआई। ये बोल रहा है कि हाउएवर रजिस्टर्ड पर्सन इज एक्सक्लूसिवली एंगेज इन सप्लाइंग सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज आर नॉट एलिजिबल, यानी कि जो रेस्टोरेंट सर्विसेज सप्लाई कर रहा है उसको एक्सक्लूसिवली यही सप्लाई करना है, वो इसके अलावा कुछ और सप्लाई करेगा तो वो इनएलिजिबल हो जाएगा, और यहाँ वो एलिजिबल लिख दिया उन्होंने। समझ में आ रहा है मैं क्यों इस डिफर कर रहा था? तो हम लोग का ओपिनियन सही है। द सीताराम एसोसिएट्स कैन नॉट ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1(2), लेकिन वो 10(2)A में जा सकता है प्रोवाइडेड कि उसका टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 50 लाख, और वो ऑलरेडी एक्सीड कर चुका है, इसीलिए वो 10(2)A भी में भी नहीं जा पाएगा, कैन नॉट अवेल द बेनिफिट। सही बात। दीप्ति लिमिटेड रजिस्टर्ड इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में लिमिट कितनी है? उत्तराखंड में लिमिट कितनी है? 75 लाख की है। Exclusively providing hair styling services. It has turnover of 34 lakh in the preceding financial year. Will your answer be different if Dipti Limited also starts supplying beauty products along with providing hair styling services in the current financial year? बताइए, ब्यूटी प्रोडक्ट प्लस हेयर स्टाइलिंग सर्विसेज दोनों कर सकता है? यस यस। लेकिन अगर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A एप्लीकेबल हो जाता है तो लिमिट 50 लाख की हो जाएगी, 75 लाख नहीं रहेगी। तो अगर हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट बेचता है यानी कि गुड्स भी बेचता है तो प्रोवाइडेड कि इसका लिमिट 34 - 50 इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए ब्यूटी। अगर 50 लाख से जिस दिन ज्यादा हो गया उस दिन उसको कंपोजिशन से बाहर आना पड़ेगा और नॉर्मल में आना पड़ेगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं। वरुण एसोसिएट स्टार्टेड ए पार्टनरशिप फर्म ऑफ आर्किटेक्ट्स इन भोपाल ऑन 1 अप्रैल 2020। The firm provides architecture services in Madhya Pradesh. It provided the following details as under. अगर आर्किटेक्ट में है तो कंपोजिशन वाला सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A में आएगा। रेट ऑफ जीएसटी 10 सबसेक्शन 2A में 6% है, 3+ लिमिट है 50 लाख की, और वो स्टार्ट कर रहा है 1 अप्रैल 2020 को। बताइए, जैसे ही उसने 1 अप्रैल 2020 को बिजनेस स्टार्ट किया है, क्या वो रजिस्ट्रेशन करवाएगा अपना? नहीं करवाएगा। वो सेक्शन 22 जब तक एप्लीकेबल नहीं होगा नहीं करवाएगा। सेक्शन 22 में कौन सा स्टेट है ये? कौन सा स्टेट है ये? भोपाल, मध्य प्रदेश। लिमिट 20 लाख की है, तो जिस डे को 20 लाख से एक्सीड करेगा उसी दिन वो रजिस्ट्रेशन करवाएगा। और जब वो रजिस्ट्रेशन करवाएगा तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो कंपोजिशन में जाएगा या नॉर्मल में जाएगा। क्या ये 20 लाख पे क्या वो टैक्स देगा? नहीं देगा, नहीं देगा। अब वो रजिस्ट्रेशन करवा चुका है, ये फाइनेंशियल ईयर 1 है। अब फाइनेंशियल ईयर 2 में यहां पर अगर 1 रुपया का भी टर्नओवर होता है, अब इसको इस 1 रुपये पे भी जीएसटी देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? फाइनेंशियल ईयर 2 में यस, अब देना पड़ेगा। करेक्ट है। अब वापस आइए। अब मैं जब कंपोजिशन स्कीम का अपर लिमिट चेक करूंगा इस फाइनेंशियल ईयर में, तो मैं क्या ये वाला टर्नओवर भी काउंट करूंगा या नहीं करूंगा? ये वाला टर्नओवर इंक्लूड होगा या नहीं होगा? यस, इंक्लूड होगा। करेक्ट है। अब देखिए, इसने ये जो टर्नओवर लिखा है वो अप्रैल टू जून तक 20 लाख लिखा है, इस पे कोई जीएसटी देगा या नहीं देगा? नहीं देगा। अब ये कंपोजिशन में चला गया, जुलाई टू सितंबर में इस 30 लाख पे जीएसटी 18% के हिसाब से देगा या 6% के हिसाब से देगा? 6%। 30 जैसे ही 1 रुपये से इसका टर्नओवर ज्यादा हुआ, 50 लाख से ऊपर हुआ 1 रुपये से भी, तो इस 20 लाख पे अब वो टैक्स का रेट क्या लगेगा? 9+9 लग जाएगा। ये सीधे कंपोजिशन से बाहर आके नॉर्मल में आ जाएगा। जब कंपोजिशन से बाहर आके नॉर्मल में आ जाएगा तो इसको आईटीसी अगर पड़ा हुआ है, कोई स्टॉक है, तो उसका भी आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा? इसको सीएमपी 07 फाइल करना पड़ेगा विद इन 7 डेज। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, द फॉर्म नंबर मैं सही बोल रहा हूं, सीएमपी 07 विद इन 7 डेज। सीएमपी 07 ही है ना फॉर्म नंबर? CMP 04 है, सॉरी, CMP 04 विद इन 7 डेज। और आईटीसी क्लेम करने के लिए उसको आईटीसी फाइल करना होगा विद इन 30 डेज। ठीक है। और ये क्वेश्चन हमने अपने बुक में भी डाल दिया था।
तो एक अच्छा क्वेश्चन था कंपोजिशन का, तो ये कंप्लीट हो गया, कंपोजिशन का रिवीजन कंप्लीट हो गया। एक बार मैं पॉज कर रहा हूँ। आइए 17 पढ़ते हैं। बिनाका इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग टेलीविजन्स। इट इज रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। It has appointed distributors across the country who sells the televisions manufactured by it. The MRP is 12,000. MRP से कोई फर्क पड़ता है? GST MRP से कोई फर्क पड़ेगा GST में? Yes or no? कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। MRP 12,000 का मैं 10 रुपए में बेचता हूं तो मुझे GST 10 रुपए में देना पड़ेगा। MRP कितना ही ज्यादा हो या कितना ही कम हो, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। The applicable rate of GST on television is 18%. That BEL dispatches the stock of televisions to its distributor ordered by them on quarterly basis. In order to promote its sales, the sales head of BEL has formulated a sales promotion scheme. Under this scheme, BEL offers a discount of 10% per television on televisions supplied to the distributors. If the distributor sells 500 televisions in a quarter, the discount is offered on the price at which the televisions are sold to the distributors, excluding all charges and taxes. मुझे एक बात बताइए आप कि अप्रैल टू क्वार्टर का वो ऑर्डर लेगा, सॉरी अप्रैल टू मार्च का पर क्वार्टर बेसिस ऑर्डर ले लेगा, यानी कि अप्रैल में ही ऑर्डर ले लेगा। मान लीजिए मैंने 800 टेलीविजन का ऑर्डर किया, क्या मुझे ये जो 10% का डिस्काउंट, सेम इनवॉइस में 10% का डिस्काउंट ऑफर कर देगा या नेक्स्ट इनवॉइस में ऑफर करेगा? बताइए, करंट इनवॉइस या नेक्स्ट इनवॉइस? बताइए आप तो, सवाल समझ में आ गया आपको? सेम इनवॉइस में कैसे कर सकता है? ये डिस्काउंट तब ऑफर करेगा जब मैं 500 टेलीविजन बेच चुका हूंगा। मैंने तो अभी ऑर्डर किया है 800 टेलीविजन, जब मैं अप्रैल टू मार्च में 500 टेलीविजन को बेच चुका हूंगा तब मुझे 10% का डिस्काउंट ऑफर करेगा वो नेक्स्ट बिलिंग में। हाँ या ना? अरे बोल दीजिए, भगवान के लिए बोल दीजिए। Now it appoints Shah Electronics as its distributor in Haryana on 1st April, dispatches 750 televisions. On 8th April as stock for the quarter अप्रैल जून। और कितने में बेच रहा है? 8400। MRP है 1200, लेकिन बेच कितने में रहा है? 8400 में। MRP से कोई मतलब नहीं है। GST किस पे लगाएगा? 8400 पर टेलीविजन पे लगाएगा। यस और नो? Shah has requested for a special packing of televisions, तो 1200 पर टेलीविजन स्पेशल पैकेजिंग का रेट है। वैसे पैकेजिंग का रेट पे GST लगता है 12%। मान लीजिए, अज्यूम कीजिए, अब वो 8400 1200 टोटल करेगा 9600। इस टोटल 9600 पे 18% लगाएगा या इस पे 18 इस पे 12? बताइए। टोटल पे 18 लगाएगा। ये कंपोजिट सप्लाई का केस बनेगा, कंपोजिट सप्लाई का केस बनेगा। टोटल 18 लगाएगा। यस और नो? देखिए, शाह इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेसेस ए परचेज ऑर्डर ऑफ 1000 टेलीविजन। जुलाई टू सितंबर में वो 1000 टेलीविजन का ऑर्डर कर रहा है और वो 700 टेलीविजन ऑलरेडी बेच चुका अप्रैल टू जून में। अब मुझे एक बात बताइए, नेक्स्ट ऑर्डर में उसको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और 850 टेलीविजन वो जुलाई टू सितंबर में बेच चुका। फिर इसका मतलब अक्टूबर टू दिसंबर वाले ऑर्डर में उसको जुलाई टू सितंबर का डिस्काउंट का जो डिस्काउंट मिला वो लेस हो जाएगा। यस और नो? एक बार आप सॉल्यूशन दिखा देते। तो उसने जब अप्रैल से जून का बनाया उसने इनवॉइस, तो 8400 1200 कोई डिस्काउंट नहीं दिया, कि वो डिस्काउंट तो नेक्स्ट क्वार्टर में पोस्ट सेल डिस्काउंट है ये 9600। इस पे GST लगा देगा 96। कितना है नंबर ऑफ टेलीविजन? 750 का ऑर्डर किया। नेक्स्ट में आते हैं। अब जुलाई टू सितंबर में आया, कितने में टेलीविजन बेच रहा है? 8400। कितना पैकिंग चार्जेस? 1200। 10% उसको डिस्काउंट मिल जाएगा 840 पर टेलीविजन। 840 8760। कितना ऑर्डर किया उसने? कितना ऑर्डर किया? 1000 टेलीविजन का ऑर्डर किया।
तो इतना आ जाएगा। सही बात है या नहीं है? अच्छा एक बात बताइए, ये 840 इंटू 1000 8,40,000 का क्रेडिट नोट भी इशू कर सकता था या नहीं कर सकता था? 8,40,000 का क्रेडिट नोट भी इशू कर सकता था या नहीं कर सकता था? हाँ या ना? यस, क्या दिक्कत थी? अरे पोस्ट सेल डिस्काउंट है, 8,40,000 का क्रेडिट नोट इशू करता, बाद में किसी बिल में एडजस्ट करता, या इस क्रेडिट नोट के बदले कैश वापस कर देता। चलिए पढ़ते हैं, सॉरी फॉर द डिले। Subhangi Limited agreed to provide consultancy services to Madhu Enterprises in the month of May, for which it received an advance of 1 lakh on 20th April from Madhu. Subsequently, in the month of May, before supply of service, the said service contract has to be cancelled owing to some inadvertent circumstances. However, Subhashini Limited has issued the invoice for the advance received in April itself and has paid the GST thereon. देखिए क्या क्या होता है एडवांस में। जब आपको एडवांस मिलता है, एडवांस अगेंस्ट गुड्स या एडवांस अगेंस्ट सर्विसेज, पहले ये बताइए। इसमें कुछ लिखा हुआ है कंसल्टेंसी सर्विसेज। चलिए, इस क्वेश्चन में तो सर्विसेज है, लेकिन एडवांस अगेंस्ट गुड्स भी हो सकता है, यस और नो? क्या एडवांस अगेंस्ट गुड्स पे जीएसटी देना होता है? सर्विसेज पे देना होता है। और इसका पॉइंट ऑफ टैक्सेशन क्या होता है? पॉइंट ऑफ टैक्सेशन क्या होता है? जिस डेट को एडवांस मिलेगा वही तो पॉइंट ऑफ टैक्सेशन है। और अगर आपने पढ़ा होगा तो सर्विसेज सप्लाई करने से पहले, इनवॉइस से पहले या सर्विसेज सप्लाई करने से पहले जो पैसा मिला वो एडवांस है। एडवांस अगर मिलता है तो आप उसके अगेंस्ट इनवॉइस इशू करते हैं या रिसीट वाउचर इशू करते हैं? रिसीट वाउचर इशू करते हैं। इनवॉइस तो आप तब इशू करते हैं जब आप सर्विसेज सप्लाई करते हैं। यस और नो? अब आप यहां देखिए, इस क्वेश्चन ये कहता है कि सुभाषिनी एग्री टू प्रोवाइड सर्विसेज, एडवांस रिसीव किया 20 अप्रैल को, और in a month of May before supply of service the said service contract has to be cancelled owing to some inadvertent circumstance, has issued the invoice। invoice कैसे इशू कर दिया? सर्विसेज ही जब सप्लाई नहीं हुआ। या तो ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि हैज इशूड द रिसीट वाउचर, हाँ या ना? तो हो सकता है ये मिस्टेक हो। क्वेश्चन बनाना भी आसान नहीं है, ये आप मानिए। ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक्स होगी, ये तो जब हम लोग आंसर डिस्कस करते हैं तब पता लगता है। और जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो मुझे भी इसका एहसास नहीं हुआ, लेकिन जब मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा तब एहसास हुआ, अरे ये तो गड़बड़ है कुछ। अब आगे आइए, अब कुछ और बातें। अब आपको ये अप्रैल महीने में यहां एडवांस मिला, ठीक है। मई महीने में 20 तारीख को जब आप 3D फाइल कर रहे होंगे तभी तो जीएसटी का आप जमा करवाएंगे, यस और नो? और जीएसटीआर 1 10 तारीख तक फाइल करना है। तो अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट यहां कैंसिल कर दिया, यहां कैंसिल कर दिया, यहां कैंसिल कर दिया, तो रिफंड वाउचर इशू कर दीजिए, पैसा वापस कर दीजिए, खत्म। गवर्नमेंट के पास पैसा पहुंचा नहीं तो रिफंड का सवाल ही नहीं उठता, हाँ या? तो बेसिकली ये रिसीट वाउचर और रिफंड वाउचर का केस है। लेकिन अगर आपने एडवांस रिसीट वाउचर इशू कर दिया और जीएसटीआर 1 में एंटर कर दिया, 3B में आपने पे कर दिया, अब पैसा तो जीएसटी का पैसा तो गवर्नमेंट के पास है। अब आप क्या करेंगे?
अब आपको रिफंड अप्लाई करना पड़ेगा। सेक्शन 54 एप्लीकेबल हो जाएगा, रूल 89 एप्लीकेबल हो जाएगा। सही बात है या नहीं? अब 18 का क्लॉज आई का आंसर एक बार पढ़ लेते हैं। आंसर क्या कह रहा है? In case GST is paid by supplier on advance received for a future event which got cancelled subsequently and for which invoice issued before supply of service, the supplier is required to issue a credit note in terms of section 34 of CGST Act 2017. अब एक बात बताइए, क्रेडिट नोट इशू करके फायदा क्या है? और करेक्ट है, मैं रिफंड वाउचर तो तब इशू करूंगा, रिसीट वाउचर के अगेंस्ट रिफंड वाउचर इशू कर सकता हूं। इन इनवॉइस अगर मैंने इशू कर दिया है तो उसके अगेंस्ट तो क्रेडिट नोट ही इशू हो पाएगा। यस और नो? लेकिन क्रेडिट नोट में इशू करके क्या करूंगा? मान लीजिए मैं एक कंज्यूमर हूं, मैंने आपसे कोई सर्विसेज ली, मुझे सर्विसेज कैंसिल हो गया, तो आप तो मुझे पैसा ही वापस करेंगे, आप मुझे कागज का टुकड़ा देकर क्या करेंगे? अनटिल अनलेस B2B सप्लाई हो, ये क्रेडिट नोट नेक्स्ट बिल में एडजस्ट हो जाएगा, या मैं कैश वापस कर दूंगा। यही तो दो पॉसिबिलिटी है। अगर नेक्स्ट बिल में एडजस्ट हो रहा है तो क्रेडिट नोट बेटर है। यस और नो? अब सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। He shall declare the details of such credit notes in the return for the month during this. The tax liability shall be adjusted in the return. ठीक है, there is no need to file a separate refund claim. बहुत बढ़िया, दिस इज परफेक्टली ऑल राइट। लेकिन पॉइंट ये है कि एडवांस के अगेंस्ट रिसीट वाउचर और रिफंड वाउचर का केस आना चाहिए। लेकिन इनवॉइस जो केस है, इनवॉइस अगर कैंसिल हो, सर्विसेज कैंसिल हो जाएगा तब क्रेडिट नोट है। इनवॉइस फर्स्ट टाइम में इनवॉइस इशू ही क्यों किया गया? However, in cases where there is no output liability against which a credit note can be adjusted, registered person may proceed to file a refund claim. तब refund claim के लिए फाइल कर सकता है। करेक्ट है? अब आइए सेकंड, नर्मदा इंटरप्राइज रजिस्टर्ड पर्सन पे C&S on a transaction considered by it to be इंट्रास्टेट सप्लाई। बाद में पता लगता है ये इंट्रास्टेट सप्लाई है। तो इसका तो बड़ा सिंपल सा केस है, सेक्शन 77, राइट टैक्स पे करके गलत टैक्स का रिफंड क्लेम कर लेगा और इंटरेस्ट नहीं देना है, नो इंटरेस्ट। ठीक है, अब मैं ये चाह रहा हूं, ये कस्टम्स का केस है, ये आखिरी है। यस, आप एक बार इसको पढ़िए, एक मिनट थोड़ा सा पहले ये पैराग्राफ पढ़ लीजिए, फिर मैं ऊपर कर दूं। मैं आपको बता दूं, CS में, CA में, CMA में फैशनेबल हो गया, ट्रेंड में, और आएगा जरूर इसी तरह का प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो आप इसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी कर लेंगे तो शायद यही आ जाए। रुद्राक्ष कोलकाता is engaged in manufacturing the textile articles. It has decided to enhance its production capacity in the current year. Therefore, it imports a machine through vessel from George Inc. USA at a price of this, including transport charges from the factory of George up to US port of 2500. बताइए मुझे एक बात, मैं अगर इंपोर्ट कर रहा हूं तो कस्टम ड्यूटी CIF वैल्यू पे लगता है या FOB वैल्यू पे लगता है? जल्दी बताइए। CIF वैल्यू पे लगेगा। तो दिस इज द CIF वैल्यू, कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट, यानी कि यहां तक ये जो चार्जेस है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस प्लस इंश्योरेंस, ये अगर नहीं पता है ट्रांसपोर्ट चार्जेस, अगर इंश्योरेंस नहीं पता है, तो जो परसेंटेज वैल्यू है वो ऐड होता है। यस और नो? अब यूएसए में इसकी फैक्ट्री यहां पर है, वो यहां से यहां तक पहुंचाने का कॉस्ट, ये FOB वैल्यू आएगा। अब इसमें जो प्राइस दिया हुआ है, ये लिख रहा है 31650, इसमें तो ये वाला प्राइस
कौन सा, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट चार्जेस फ्रॉम फैक्ट्री ऑफ जॉर्ज टू यूएस पोर्ट, ये वाला कॉस्ट, और इसका हैंडलिंग चार्जेस एट यूएस पोर्ट, ये इंक्लूडेड है। अगर इंक्लूडेड है तो एक्सक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे? बताइए। एक्सक्लूड नहीं करना है। ये तो मुझे तो ये प्राइस चाहिए, एफओबी प्राइस चाहिए, फिर मैं इसमें ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस जोड़ूंगा, यस और नो? अब देखिए, तो ये इंक्लूडेड रहेगा। फिर ये एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, चार्जेस फॉर डिजाइन इंजीनियरिंग वर्क अंडरटेकन फॉर द मशीन इन यूएस, ये 1750, ये 1750 एडिशनल इंफॉर्मेशन है। इसका मतलब ये इंक्लूडेड नहीं है, तो मुझे एफओबी प्राइस निकालने के लिए ये प्राइस इंक्लूड करना पड़ेगा, यस और नो? यस। इसके बाद अब ये क्या है, बाइंग कमीशन पेड बाय रुद्राक्ष, ये इंक्लूड होगा बाइंग कमीशन। यानी कि इंडिया वाला किसी एजेंट को यूएसए में ढूंढता, बताओ किस मैन्युफैक्चरर से मुझे मशीन खरीदना है, तो ये इंक्लूड नहीं होगा, यस। बताइए मुझे, क्या ये इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है? ये वाला क्या ये इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है? आप देखिए, यस नो बड़े सोच समझ के बोला कीजिए। इंपोर्ट ऑफ सर्विस कब होगा? जब प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन इंडिया। तो ये तो बाहरी यूएसए में ढूंढ रहा, तो इट इज नॉट एन इंपोर्ट ऑफ सर्विस। ठीक है। अब देखिए, तो मेरा एफओबी वैल्यू कितना आ जाएगा, 31650 प्लस 1750, मैं शायद सही कैलकुलेट कर रहा हूं, तो 33400। अब ये एफओबी वैल्यू है, इसमें फ्रेट चार्जेस दिया हुआ, तो मैं 3000 ऐड कर दूंगा। ये इसका क्या करूंगा, 2250 का, ये इंक्लूड होगा, एक्सक्लूड होगा या इग्नोर होगा? एक कॉन्सेप्ट था लैंडिंग चार्जेस का, वो अब कुछ नहीं होता, ये इग्नोर होगा। लेकिन इंश्योरेंस नहीं दिया हुआ, तो इंश्योरेंस तो ऐड होगा ना। कितना ऐड होगा, कितना? 1.125%। सॉल्यूशन देखें, ये देखिए 33,400 ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस, ये इतना सीआईएफ वैल्यू, यही एसेसेबल वैल्यू आ रही है। ये रुपीज में कन्वर्ट कर देंगे। रुपीज में जो मैं कन्वर्ट करूंगा, कौन सा वैल्यू लूंगा, एक्सचेंज रेट कौन सा? जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल कर रहा हूं, कहीं लिखा हुआ है एक्सचेंज रेट, ऐसे ही लिखा हुआ है 60 रुपीज। वैसे लेते कौन सा है, जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं या जिस दिन एंट्री इनवर्स ग्रांट होता है? जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल कर। बहुत बढ़िया। तो ये मुबारक हो, हमने कंप्लीट तो कर लिया। एंड सॉरी फॉर द कंस्ट्रक्शन साउंड, उम्मीद है कि आपको ज़्यादा डिस्टर्ब ना करे। और यूट्यूब में भी जाएगा तो उम्मीद है कि यूट्यूब वालों को भी जब सुने तो डिस्टर्ब ना किया हो। तो भी कंप्लीटेड इट, और ये कंस्ट्रक्शन का साउंड आएगा ही आएगा, उपाय नहीं है, तो भी अब चलेगा कंस्ट्रक्शन। तो मैं कल हम लोग डीटी का वही आईसीआई वाला ही करेंगे, तो कल करूंगा या परसों करूंगा, आई विल इन्फॉर्म यू। और मुझे लगता नहीं है, मैं 5:30 बजे शायद स्टार्ट करते हैं, कंस्ट्रक्शन का जो साउंड है वो मिनिमम आए। ठीक है, कल मिले, कल या परसों जब भी मैं अनाउंस करूंगा। तो उम्मीद है इससे क्वेश्चन आ जाए। और जब सीए का एग्जाम होगा नवंबर में, तो मैं उस नवंबर के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, ताकि और एक बार रिवीजन हो जाए, लेटेस्ट क्वेश्चन आया होगा। ठीक है, चलिए बाय। सीएस प्रोफेशनल का क्या, ये सीएस प्रोफेशनल का ही रिलेटेड है ना तरुण। सीएस प्रोफेशनल वाले ऐसे क्वेश्चन बनाते नहीं है। हाँ, डीटी सीएस प्रोफेशनल, देखिए मैं डीटी रिवाइज करवाऊंगा। अब डीटी में मैं वही टॉपिक पिक करूंगा
जो अमेंडमेंट्स वाले हैं, आईसीआई ने वही अमेंडमेंट्स वाले टॉपिक निकाले हैं, तो मैं वो डिस्कस कर लूंगा। उम्मीद है उससे, जैसे उसमें ट्रांसफर प्राइसिंग के भी क्वेश्चंस देखे हैं और उसमें पार्टनरशिप फर्म के ये सब के भी क्वेश्चंस हैं। लेट अस डिस्कस इट, कुछ ना कुछ तो फायदा ही करेगा। चलिए, बाय बाय।